थैंक यू मुसा भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कैमखानी भाई, डॉक्टर सगीर भाई, वसीम आफ्ताब भाई, इफ्तिखार आलम भाई, 3 मार्च मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दिन था कि 3 मार्च को पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा कदम उठाया गया जिस कदम को सबसे पहले मैं बहादुरी के साथ तशबीह दूंगा, फिर उस कदम को मैं पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ तशबीह दूंगा, फिर उस कदम को मैं उन लोगों के साथ जोड़ूंगा जो पाकि से मोहब्बत करते हैं और अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए इस धरती माँ के साथ अपने रिश्ते को साबित करते हुए जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया क्या आप यकीन माने, मैं दिल की गहराई से ये बात कर रहा हूँ कि उस कदम को उठाने के लिए और उस हक की जंग को शुरू करने के लिए, उस बातिल कुव्वत के सामने खड़े होने के लिए जिस जिगर और हौसले की ज़रूरत थी, मैं समझता हूँ कि वो 3 मार्च को हमने देखा मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कैमखानी भाई की शक्ल में। और मैं अपने घर लंदन में बैठा था और मैं इस टीवी को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि यार सही बात है, ये बात दुरुस्त है, जो बातें ये कर रहे हैं ये बातें दुरुस्त हैं, ऐसा ही है। और ये मेरे दिल की सोच नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ बैठे हुए सारे के सारे लोग, मीडिया के दोस्त, हमारे कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग और जो साथी यहाँ खड़े हैं, लोग खड़े हैं, महल्लेदार पाकिस्तानी, हर घर में ये बात सोच रहा था। तंग आ गए थे, परेशान हो गए। ये MQM जिस काम के लिए बनी थी, जिन लोगों के लिए बनी थी, जिन वादों के साथ बनी थी, हम तो 87 से इस MQM के अंदर वाबस्ता हैं, 87 से इस चीज़ को देख रहे हैं, गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं। वो छोटी उम्र के थे जब MQM में आए थे, तो हमें तो जो बताया गया था कि MQM बनाने का मकसद एक आम आदमी के हकूक़ का हसूल, एक गरीब आदमी की हुक्मरानी, मिडिल क्लास रूल, जागीरदाराना वडेराना सोच के खिलाफ जिहाद। और आज हम क्या देखते हैं कि ये सारी की सारी वो बुराइयां जिनके लिए MQM बनाई गई थी, जिसके लिए मेरे जैसा एक नौजवान या और नौजवान मुस्तफा भाई जब आए होंगे तो उस वक्त इनकी उम्र भी कम होगी, जो MQM में आए थे वो तो इसके लिए आए। वो किसी एक शख्स को मुतमईन करने के लिए, वो किसी एक शख्स को कायद के बाद खुदा का दर्जा देकर उसकी पूजा करने के लिए तो नहीं बनाई गई थी। इसका मकसद ये तो नहीं था कि जलसा होगा तो एक फर्द की किसी परेशानी, किसी मजबूरी, किसी शिकायत, किसी नाराजगी, किसी गुस्से को दूर करने के लिए होगा। जलसा होगा तो कराची में पानी की किल्लत है, कराची में सड़कें साफ नहीं है, तो ये MQM वो MQM है ही नहीं जिस MQM के लिए हम इस MQM में आके खोल कर आए थे। मेरे MQM के आना मेरी गलती नहीं थी, मैं बड़ी सोच समझ के, हम सब ज़हन रखने वाले लोग हैं, हम सोच कर आए थे कि MQM में ये तमाम चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पे मैं बहुत कम वक्त लूँगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि मुझसे पहले जो बातें की जा चुकी हैं वो उतनी इंटेंसिटी के साथ और उतने भरपूर तरीके से की जा चुकी हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा भाई ने की हो, सगीर भाई ने की हो, इफ्तिखार भाई ने की हो, वसीम आफ्ताब भाई ने। मैं उन तमाम बातों से फुल स्टॉप कॉमा तक अग्री करता हूँ, तभी आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उसमें नहीं जाऊँगा। कोटा सिस्टम, मुहाजिरियत को जोड़ा गया कोटा सिस्टम से। क्या 30 साल में कोटा सिस्टम खत्म हो गया? क्या कभी कोई जिद्दोजहद की, कोई असेंबली में बिल पेश किया? 18वीं तरमीम आ रही थी, 18वीं तरमीम में ही कुछ कर लेते। हर जमात ने अपनी अपनी बात बनवा ली। क्या हमारी जमात कोटा सिस्टम बनवा सकी? क्या हमारी जमात का इतना भी असर रसूख नहीं था कि हमें कोटा सिस्टम की आईनी तरमीम ले आते? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमारी जमात एक वज़ीर आज़म को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी, किसी को सपोर्ट करने में। बहरहाल मिडिल क्लास का रूल, मैं नज़रिए से बहुत मुतमईन हूँ मिडिल क्लास, लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास के लोग तो सब अपर क्लास के हो गए। अब तो अपर क्लास का रूल है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं
इनको देखते गए, समझते गए, सुनते गए, आंखें खुलती गईं। 3 मार्च के बाद दिल भी खुला, जहन भी खुला, और ये हुआ कि नहीं यार, जिन्होंने बेड़ा उठाया है, जब एक हक बात के लिए बेड़ा उठाया है और उस हक बात में सच्चाई नजर आती है, तो अब इनका साथ देने का वक्त है। दिल में बुरा बहुत कह लिया, महफिलों में, घरों में बैठ के बुरा भला बहुत कह लिया। कौन सा ऐसा एमकेएम का रहनुमा, यहां का वहां का, साबका, ये तो सब साबका हो गया, कौन सा ऐसा एमकेएम का रहनुमा नहीं जिसने आप लोगों से, मैं किसी और को तो छोड़ दें, मुझसे तो छोड़ दें, आपसे खड़े होकर ये बातें ना की हो जो हम यहां बैठ के कर रहे हैं। कौन है? ये गुरूर, घुमंड, सुरूर, अना, एहसास कमतरी, ये फहश जुबान का इस्तेमाल, ये इखलाक से गिरी हुई बातें, ये अवाम से मुखातिब होते वक्त इस जुबान का इस्तेमाल, ख़ुसूसन हालिया दिनों में जो कुछ हमने सुना, क्या मैं अपने घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं सुना सकता? मेरी बहन ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई सुनना नहीं, मैं बता देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आज आपके साथ, मैं मीडिया से चैलेंज करता हूं कि अगले किसी प्रोग्राम में जाएं, मेरा चैलेंज है। जो भी एमकेएम में इस वक्त मौजूद है, भाई उनके तो कायद ने ये बात करी है ना, उस बात को मिनवन जैसे उन्होंने करी वर्बैटिम लेके कोई पढ़ के सुना दे, चले कैमरे के सामने खड़ा होके कोई उसी अंदाज से पढ़ के सुना दे, वो भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उनको भी अंदर से पता है कि ये बात किस नौयत की। इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो एक हदीस मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में जो है उस हदीस का तज़किरा करूँ कि खुदा की नज़र में बदतरीन आदमी कौन है। हज़रत आयशा से, सही बुखारी की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, का बयान है उनके हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की नज़र में बदतरीन आदमी क़यामत के रोज़ वो होगा जिसकी बदजुबानी और फहश कलामी की वजह से लोग उससे मिलना छोड़। यह हदीस पहले तो हम 90 पर होते थे और अनीस भाई हमारे वहाँ इंचार्ज हुआ करते थे। कभी कभी रात में हैप्पी आवर शुरू होता था और वो हैप्पी आवर में हम सब हैप्पी रहते थे। वो फिर मसला ये शुरू हो गया कि वो रात का हैप्पी आवर जो है, चूँकि वक्त और उससे आज़ादी हो गई, तो वो दिन में भी हैप्पी आवर शुरू हो गया और फिर वो हैप्पी आवर जो हैप्पी 24 आवर हो गया। तो ऐसी कैफियत में जब फैसले होंगे, ऐसी कैफियत में जब बातचीत होगी, जब बयानात जारी होंगे, ऐसी कैफियत में जब खिताबात होंगे, तो जाहिर है कि उसके हैप्पी आवर तो ख़त्म हो जाते हैं ना थोड़ी देर में। आप समझ ही रहे होंगे। इस तरह की जुबानी बात तो फारूक भाई करते हैं, उसके बाद बोलते भी हैं। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि जब हैप्पी आवर ख़त्म होता है तो फिर माफ़ी आती। तो वो आप ये समझ लें हैप्पी 24 आवर है, वो चलता है, उसके बाद माफ़ी आती है और पूरी कौम, पूरी एमकेएम जो है वो माफियों में लगी गई। ये कौन सी कौम थी? ये किस कौम ने लीडर माना था? ये वो कौम नहीं है। ये हम लोग जो हैं वो कोई मज़ारे नहीं हैं, कोई हारी नहीं है, तो कराची वाले, हैदराबाद वाले, मीरपुर खास वाले, सिंध के शहरी इलाकों के रहने वाले कोई अनपढ़ जाहिल लोग नहीं हैं। ये किसी के पीछे चलते हैं तो बड़ा सोच समझ के चलते हैं। कहते हैं ना, कराची में किसी रेडी वाले से भी, रिक्शा वाले से भी बात करो, 2 मिनट में सियासत बात शुरू कर देता है और आपको ऐसा काउंटर करके ऐसी बात करके उठता है कि आप सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनसे जब बात होती है, ये पढ़ी लिखी कौम थी जिसने लीडर माना, मुहिब्बे वतन कौम थी जिसने लीडर माना, ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें थी जिन्होंने लीडर माना, तो आप लीडर बने। आज क्या हुआ? आज जिस तरह के बयानात आए, जिस तरह की बराह रास्त बातचीत की गई, जो हकायक अब सामने आ रहे हैं, मदद किससे मांगी जा रही है, वो भी मतलब वो हैप्पी आवर ही होगा कि आप
रॉ से मदद मांगने के बाद सुबह कह रहे हैं कि हमने तो वजाती बयान आ रहा है, माफी मांगी जा रही है। नेटो की अफवाज को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं, यूएन को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाओ, रॉ को आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जाओ। भाई आप कब आओगे यार? ये सब तो आ जाएंगे। तो हमारा इस कौम का, क्योंकि इस कौम के लीडर है ना भाई, क्यों लीडर है? मैंडेट है ना। आप सबको, मीडिया के दोस्तों को और तजिया निगारों को तो ये ना मैंडेट इनके पास है भाई, मैंडेट इनके पास है, तो मैंडेट इनके पास है तो ये लीडर है, तो जो ये करेंगे कौम के ऊपर आएगा। इनकी अच्छाई भी कौम पर आएगी और इनकी गलतियां भी हम भुगतेंगे। अच्छाई हमारे सामने बैठी है, ये अच्छाई थी ना, लेकिन अच्छाई ने फिर खुद प्रूफ किया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बना दिया, नहीं, बनाया तो आपने और बहुत से लोगों को भी था, प्रूफ किसने करके दिया? तो प्रूफ करने वाले की अपनी जो प्रैक्टिकल एफर्ट होती है उसको नजरअंदाज आप कैसे कर सकते हैं? लिहाजा इस कौम को, जो मुहिब वतन कौम थी, ये कौम रॉ का एजेंट बन गई। इस कौम को मुल्क दुश्मन कहा गया, इस कौम को एंटी स्टेट कहा गया। जब 1992 का ऑपरेशन शुरू हुआ तब भी मुझे याद है अच्छी तरह के एमक्यूएम के लिए कहा गया ये स्टेट विद इन स्टेट का काम कर रहा है, तब भी ये कहा गया था। आज 1992 से हम कहाँ के खड़े हो गए? हमने एक बल्दियाती हुकूमत देख ली, हम 3 हुकूमतों का हिस्सा रहे, इन सब के बाद भी हम कौमी दायरे में शामिल होने के बजाय आज हम ये साबित करते फिर रहे हैं कि हम रॉ के एजेंट नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं है। और ये कौम साबित कर रही है, क्योंकि जिन्होंने और जिन पे इल्जाम लग रहा है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। पढ़े लिखों की जमात थी, पढ़े लिखे लोग इसके अंदर थे, आम लोग थे, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, अकाउंटेंट्स थे, लॉयर्स थे, ग्रेजुएट्स थे, काम करने वाले हुनरमंद लोग थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उनके घर वाले थे, खवातीन थी। आज जो है वो इस पार्टी में जो आज हमारा जो कंडीशन है उनकी, जो एक ज़माने में फ़ख्र हुआ करती थी, क्योंकि महाजिर कौम की वजह से थी ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट है, द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट फॉर एवरीवन। और मैं अपनी दिल से बात नहीं कर रहा, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता मिलने के लिए। मैं 5 दफ़ा यहाँ होकर गया 2013 के बाद, मैं किसी घर जाके बैठ चाय के कप नहीं पी सकता, तो जाके बैठो, क्योंकि हमारा इनके से ताल्लुक है, वो शुरू हो जाते थे, अरे यार क्या यार, अरे यार ये देखो सुनो यार, अरे, और वहाँ हमारी शर्मिंदगी होती थी, क्या बात करें, मुश्किल हो जाती थी। नहीं, डिफेंड नहीं कर सकते, डिफेंड करते हैं लोग समझते हैं कि हमने जवाब दे दिया। नहीं, जवाब नहीं देना होता, मुतमईन करना होता है। जवाब तो आदमी दे देता है, मुतमईन नहीं कर पाता, तो मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। सारे मुल्क की इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, न्यूज़ एजेंसीज, वो खुल्ला लिख रही हैं। बीबीसी जैसा इदारा, बीबीसी का इदारा जो है वो कोई हमारा उसकी क्रेडिबिलिटी की क्या बात है? अच्छा चलें, उसने झूठ कहा था, उसने कहा था इंडियन फंडिंग कहीं ना, उसने वो झूठ कह रहा है। आज यार 1 साल होने को आया, अप्रैल में साल हो जाएगा, अप्रैल में आई थी मेरे ख्याल में, पिछले साल या मई में आई थी, 1 साल। आज तक हम कोर्ट ही नहीं गए उसके खिलाफ। सबसे बड़ा इल्जाम आप पे मुल्क दुश्मन का लगा दिया उसने, इंडियन फंडिंग का लगा दिया, डॉक्यूमेंट्री बना दी, प्रिंट मीडिया में दे दिया। आप कह रहे हैं जी हमने तो, आज तक हम कोर्ट में नहीं है उसके खिलाफ। अगर हैं तो मुझे बता दें कहीं हम कोर्ट में गए हो। क्या डर है, क्या खौफ है? दीगर आजकल आप सुन रहे होंगे वो टेलीविजन के ऊपर जो आ रहा है, मैंने भी वो डॉक्यूमेंट देखा है मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, सरफराज मर्चेंट साहब के हवाले से जो फ्लोट हुआ हुआ है, वो बड़ा क्लियर है। उसकी तरदीद कहीं सुनी? उसका जवाब कहीं सुना? तो ये पूरी कौम ऐसी नहीं है और सब इसके जिम्मेदार नहीं है। मैं इसलिए आपको बताऊंगा, ये भी साबित करूंगा सब जिम्मेदार नहीं है। तारिक मीर साहब का भी एक स्टेटमेंट है, और तारिक मीर साहब के स्टेटमेंट को अगर आप बगौर पढ़ें तो तारिक मीर साहब, अच्छा लंदन की एक बात आप लोग जहन में रखें कि लंदन में जो है ना वो हाथी जो है ना वो बाहर आते हुए ये नहीं कहता हाँ मैं हिरन, इसलिए कि मार नहीं पड़ रही होती उसको। लंदन में तो बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, चाय कॉफ़ी पूछते हैं, बिस्किट, वो बड़ा टेबल पे बातचीत होती है, वो बड़ा ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ।
बहुत आज़ादी है। तो वहाँ का जो स्टेटमेंट है वो अंडर ड्यूरेस नहीं है, वो अंडर टॉर्चर नहीं है, वो अंडर प्रेशर नहीं है। 2 कन्फेशनल स्टेटमेंट का जिक्र है मेट्रोपॉलिटन पुलिस में, जिसमें एक की कॉपी बाहर आई है और उस कॉपी में तारिक मीर साहब लिखते हैं ये सारी जो डीलिंग होती थी, ये सारे जो मामला चलते थे, इसका पार्टी में सिर्फ 4 लोगों को पता था। मैं आजकल बड़ा मीडिया पे सुनता हूँ कि ये भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, इनको ही पकड़ लो, उनको ही पकड़ लो। क्यों भाई? वो स्टेटमेंट क्या घर ले जाओगे क्या? उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तारिक मीर साहब के कि पार्टी के सिर्फ 4 लोग थे, उन 4 के नाम लिखे हुए हैं, ये सिर्फ इनको पता था, बाकी पार्टी में किसी को नहीं पता था। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है उस जगह का जहां दबाव, जोर जबरदस्ती के साथ स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाते। लंदन में तफ्तीश हो रही है और तफ्तीश जारी है। उसके दौरान ही गिरफ्तारियां हुई थी। वहाँ की गिरफ्तारियों के मुजाहरे यहाँ, धरने यहाँ, वहाँ नहीं हो रहा। लंदन में नहीं हुआ है कोई, लंदन में कोई मुजाहरा नहीं हुआ, गिरफ्तारी पे कोई मुजाहरा नहीं। यहाँ हुए हैं धरने। लाहौर हाई कोर्ट ने बैन यहाँ लगाया है, मुजाहरा डेविड कैमरन के घर पे हो रहा है, 10 डाउनिंग पे। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ इन्होंने अब किया जाकर। तो वहाँ अगर गिरफ्तार कर लें किसको? कायद को, अल्ताफ हुसैन साहब को, वहाँ गिरफ्तार कर लें अनवर साहब को, वहाँ गिरफ्तार कर लें तारिक मीर साहब को, कोई मुजाहरा नहीं है, कोई बयान नहीं है मुजम्मत का। क्यों नहीं है भाई? आप तो बेगुनाह हैं, आपका क्लेम बेगुनाही का है, तो मुजाहरा तो होना चाहिए था। मुजाहरा वहाँ कोई नहीं रोकता। जब आप कराची में, पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डेविड कैमरन के घर के बाहर खड़े हो सकते थे, तो इस पे क्यों नहीं खड़ी हुई पार्टी जाकर? धरना आपने नुमाइश पे दिया 4 दिन का, डेविड कैमरन की राइश पे क्यों नहीं दिया? तो नुमाइश पे अरेस्टेड थे क्या? सदर में बंद किया हुआ था, वहां तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देकर आए हुए ना भाई। वहां किससे मुजाहरा करोगे आप? आज तक नहीं हुआ है। पहचान भी नहीं है कि अपना कौन है, पराया कौन है। हर वक्त जो है बस वो ये लोग आ गया, साजिश हो रही है, वो आ गया, साजिश हो रही है, ये आ गया, साजिश हो रही है। भाई कोई साजिश नहीं कर रहा, कोई साजिश नहीं कर रहा, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी का, मतलब बिल्कुल ही अगर वो अकल से पैदल होगा, कहना तो कुछ और चाह रहा था मैं, लेकिन अगर से पैदल होगा तो वो आपके खिलाफ साजिश करेगी। जरूरत नहीं है आपके खिलाफ साजिश करने की, आप काफी हैं, आप काफी हैं। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, और जो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इनकी मीडिया पे तकरीर खोल दें। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप एमक्यू हमारे किसी आदमी से मिल लें, सब खुश है, जाते नहीं है। अपील, जो अपील लगती है ना लाहौर कोर्ट में, वहां जाता नहीं है कोई बड़ा आदमी के, ऐसा ना हो कि यार वापस ना हो जाएगी, ये बैन लगा ही रहे तो अच्छा है। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आप तो साफ ही है ना, जाके बैठ के पूछ लें। कुछ लोग यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, असर इसका मतलब आप पूछ चुके हैं, तो यही जवाब आया है ना। आपकी मुस्कुराहट, आपका -1 तो अंदर से हो रहा है भाई, -1 तो अंदर से हो रहा है। बाहर की जरूरत थोड़ी, साजिश की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई साजिश की जरूरत। आपकी अपनी मार्केटिंग बहुत है आपके ब्रांड के लिए, आपकी मार्केटिंग और आपका ब्रांड और आपकी पब्लिकेशन और आपका जो एडवर्टीजमेंट का तरीकाकार है वो आपके लिए इनफ है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन आप ऑन कर चुके हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी फारिग कर आप जाते हैं। प्रॉब्लम ये है महाजिरों के साथ, हमारे उर्दू स्पीकिंग जो हम खुद हैं, कि हम आखिरी सांस तक वफा निभाने वाले लोग हैं, आखिरी सांस तक एक रख रखाव करने वाले लोग हैं। जब हद से गुजर जाती है तभी फिर बैठ के बात करते हैं। कौम आज भी जो है ना वो शर्मिंदा होकर उठ के जा रही है, बहस नहीं कर रही है, लेकिन कौम दिल में जो है ना वो अब आपको अच्छा नहीं समझ रही है। यू हैव टू रियलाइज, कोई आपको ग्राउंड से रियलाइजेशन दे, कोई आपको ग्राउंड से बताए। मैं तो लंदन में बैठता हूँ लोगों के साथ, और लंदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठ के यही बात करते हैं जो आप और मैं कर रहे हैं।
ये सब यही बातें करते हैं। तो कहने लगे कि वो सपोर्ट अपोर्ट का मसला होगा बड़ा आप लोगों को। हमारी गुफ्तगू हो रही थी कहीं कि भाई क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, 2 से 4 होंगे, 2 से 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे। वो काफिला तो ऐसे ही बनता है भाई। आपके साथ कौन सा पहले दिन से 5000 लोग थे? नहीं थे ना जब 84 में एमकेएम बनी, जब आप पाकिस्तान में नहीं थे। जब 97 में मुत्तहिदा बनी, जब आप पाकिस्तान में नहीं थे। आप तो पाकिस्तान में भी नहीं थे जब आपकी पार्टी बन रही थी। तो कुछ लोगों ने यहाँ बैठ के चलाई होगी ना। 18 मार्च 1984 को पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, अमेरिका में। इसी तरह 26 जुलाई 1997 को जब मुत्तहिदा बनी है, जब भी पाकिस्तान में नहीं, लंदन में। तो पार्टी तो लोग चलाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लोग चलाते हैं। तो यहां भी पार्टी जो है वो इसी बात पे चली है ना, क्रेडिबिलिटी पे खड़े हुए हैं ना लोग कि भाई हम क्रेडिबल हैं। हाँ, बहुत गलतियां हुई होंगी, इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला की कोशिश करते हैं कि अताअत भी करें, उसके अहकामात की पाबंदी भी करें, हजूर की तौर तरीक़ों को फॉलो भी करें। लेकिन इंसान है ना यार, गलतियां भी होती होंगी, बहुत गलतियां भी होंगी। लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ ही खड़े होंगे ना। आपके सामने खड़े होंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे हमें सब खामियां हैं। नहीं, हमें कुछ खूबियां भी हैं, कुछ खामियां भी। लेकिन वो माशरे में हर जगह है। उसके साथ आपके सामने खड़े के नहीं, उसके बावजूद हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम होगा उससे हम साबित कदम रहेंगे, उस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। अगर जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ है तो अपने अंदर वो जागीरदाराना निज़ाम बिल्ट नहीं होने देंगे। हमने तो अपने अंदर ही बिल्ट इन कर लिया। अब तो हमारे लीडरों से ही बात करना मुश्किल है, उनको ही पहुंच करना मुश्किल है। तो जो हमें जानते हैं, जो मुस्तफ़ा भाई को जानते हैं, जो अनीस कामखानी भाई को जानते हैं, जो सगीर भाई को जानते हैं, जो इफ्तिखार भाई को जानते हैं, जो वसीम भाई को जानते हैं, वो तो हमारा साथ यकीनन देंगे। जो हमें जानते हैं वो हमारा साथ यकीनन देंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं जो समझने की भी है, और फारूक भाई मासूम है, मासूम अभी तो फारूक भाई के लिए कि जो उनको जानते हैं ना, और अच्छी तरह जानते हैं, और आगे पीछे सब जानते हैं, वो भी हमारा साथ दें। क्योंकि इतना जानने के बाद उनके साथ रहने के बजाय उनको यहां आना चाहिए। क्रेडिबिलिटी की मैंने बात करी। क्रेडिबिलिटी अगर पिछले सिर्फ 2-3 साल की ले लें आप, किन किन लोगों के खिलाफ बयानात आए, कौन सा ऐसा तबका है वो है जिसको छोड़ दिया गया, धमकियाँ, तकामेज़ बात, स्टेटमेंट्स, कैदी बात, सियासतदानों के खिलाफ करी, सियासतदानों से माफ़ी मांगी, अदलिया के खिलाफ करी, आला अदलिया के खिलाफ करी, अदलिया से माफ़ी मांगी। मीडिया से तो खैर आपसे तो मोहब्बत है, और वो आप लोग भी मोहब्बत करते हो, करनी भी चाहिए। तो खबर वही बनती है ना कि माफ़ी मांगी। अफवाज पाकिस्तान जो हमारा इदारा है उससे की, मैं तो ये रिकॉर्ड की चीज़ें बता रहा हूँ, कि माफ़ी मांगी, रेंजर से की माफ़ी मांगी। सबसे बड़ी बात यह कि अपने जिम्मेदारों से की, उसकी भी मांगी थी। तो क्रेडिबिलिटी, और इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी और परसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी। मतलब आपके उसमें कोई रब्त नहीं है, आपकी बातों में ठहराव नहीं रहा, आपकी बातों में, आपके वादों में आपको खुद शायद आधे घंटे बाद ऐसा होता मैंने गलत कर दिया, तो खुदा न खास्ता कल कोई ऐसा फैसला कर बैठे कौम के लिए जिसने आपको मैंडेट दिया हुआ है, तो कौम सोचे। ये काम कौम के सोचने का। हमारा काम तो आगाही देना है, मैसेज देना है, सोचना तो कौम का काम है कि उसको क्या करना है। ये जमहूरी दौर है, 1-2 बातें करके बस खत्म करूंगा। जमहूरी दौर है, जमहूरी दौर में या तो जमहूरियत की मान लें या बड़े घरों की मान लें। किसी और सियासी पार्टी में ये भी नहीं हुआ, किसी और सियासी पार्टी की लीडर के साथ ये भी नहीं हुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड की चीज़ें लेकर आया हूँ, थोड़ी बहुत निकाल के, ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं लाया, कि पाकिस्तान की कोई
असेंबली ऐसी नहीं है जहाँ से इनके खिलाफ करारदाद ना पास हो गई। ये शायद आप लोगों ने नोट किया हो। ये 2015 की बात है, सिंध में हुई, केपी में हुई, बलूचिस्तान में 2 दफा हुई, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुई, गिलगित बल्तिस्तान में हुई, और स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस नेशनल असेंबली, उसने इन सब करारदादों के अंदर जो बातें डिमांड की गई हैं, अब ये मेरा खिताब जो है वो अरबाब इख्तियार हैं जो कहते हैं लफाजी हो रही है, और वो बात हो गई, सबूत कोई नहीं है, तो फिर ये सारी असेंबलियाँ लफाजी कर रही हैं। मैंने तो 4 सूबाई असेंबलियाँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिफेंस नेशनल असेंबली की, इनकी करारदादों को अगर आप पढ़ेंगे मिलाकर तो ये मजम्मत करती हैं हर बयान की, ये गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा करती हैं, और ये मिलाकर दे डिमांड एक्शन। विल ऑफ द पीपल हैज स्पोकन। विल ऑफ द पीपल जो है वो कही जाती है रेजोल्यूशंस के जरिए, और ये मैं आपको पूरे पाकिस्तान की 4 असेंबलियां, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत और नेशनल असेंबली सबकी बता रहा हूँ। फिर मुख्तलिफ केसेस अलग हैं, उसमें हम नहीं जाते और उसको छोड़ देते हैं। इसी बात के साथ कि जो लोग आज भी इस बात पे खुश हैं कि हमारा मैंडेट है, जो लोग इस बात पर खुश हैं कि हमारा मैंडेट है और हमें इस मैंडेट के ऊपर जो करने दिया जाए, भाई आपको मैंडेट जो है वो इलेक्शन में जो मैंडेट होता है आपके मैनिफेस्टो पे होता है। आपके मैनिफेस्टो में भी वो कल से आप वो इल्ज़ामात लगा लें जो आप पर हैं और ये लिखें कि इन इल्ज़ामात के बावजूद क्या हमें वोट दोगे अगर हम नेटो से फ़ौज बुलवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा से बुलवाएं, रॉ को आवाज़ लगाएं, मुल्क के इदारों को गाली गलूज करें, बुरा भला कहें, हत्ता आमेज धमकी आमेज उनके खिलाफ हम बयानात दें, तो क्या फिर भी वोट दोगे? तो ये मैंडेट भी आपको लेना होगा। फिर आपके पास ये मैंडेट नहीं है। ये बातें मैं सुन भी रहा था, देख भी रहा था और दिल किया कि आके जो है इस काम में अपने दोस्तों का हाथ बटाऊं। इनका मंशूर पाकिस्तान है, इनका मंशूर पाकिस्तान का परचम है। पाकिस्तान के परचम की तारीफ़ आप सबको मालूम है, पाकिस्तान के कौमी तराने की तारीफ़ हम सबको मालूम है। अगर हम अपने दिल में सिर्फ एक दफ़ा कौमी तराना पढ़ लें तो इस अजीम सरजमीन के अंदर जो कुछ नहीं हो सका आज तक, मैं समझता हूँ वही उसी तराने को अगर अपनी पार्टी का भी तराना रखा जाए और कौमी तराने के नज़र पे उसको आगे लेकर चला जाए और मुल्क के लिए काम करने की बात है, तो इसमें मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ हूँ, अनीस भाई के साथ हूँ। और ये पार्टी जो है वो बाद लोगों को बहुत फिक्र है कि नामालूम है और अगले इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले रही। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं होती दुनिया की जो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन ना करे, तंजीम साजी ना करे। तो इलेक्शन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, तंजीम साजी ना करे, ऑर्गेनाइजेशन ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए, मैनिफेस्टो ना बनाए, अपनी पहले पब्लिक स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट ना करे, उससे पहले इलेक्शन कौन लड़ता है? एमक्यूएम की ही मिसाल दे देता हूँ आपको और उस पर बात ख़त्म करते हैं कि 84 में एमक्यूएम बनी थी, 85 में इलेक्शन हुए थे। लड़ लेते ना यार, लड़ लेते हैं ना, नहीं लड़े ना, 87 से पहले नहीं लड़ी हैं। तो मेरी तमाम तर जो है वो खिदमात, मेरा वक्त मुस्तफ़ा भाई आपके लिए, अनीस भाई के लिए, स्पॉन्स के लिए। इसकी बात करें और इस तमाम अरसे में 2.5-3 साल जो आप पाकिस्तान से बाहर रहे, तो क्या आपका एमक्यूएम की लीडरशिप से या अल्ताफ हुसैन साहब से कोई रब्ता रहा है? आप बिल्कुल खामोशी से गुजारते रहे? नहीं, मैं खामोश नहीं रहा। मैं शुरू के कुछ अरसा जो है मैं राब्ते में बिल्कुल रहा हूँ और मैं जाता रहा और ये सारे सवालात जहन में थे। लेकिन जब ख़ास तौर पे ये स्पेशली मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ, उससे कुछ अर्से पहले से ख़बरें भी आना शुरू हो गई थी और जो चीज़ें, तो मैं तो एक सोच रखने वाला जहन हूँ, मैं तो लॉजिकल चीज़ों को सामने रखता हूँ, देखता हूँ और फैसला करता हूँ। मैं लॉजिकल तरीके से, जज्बाती तरीके से एमक्यूएम में भी नहीं आया था
और जज्बाती तरीके से मैं इनके अंदर रहना भी नहीं चाह रहा था। लॉजिक्स होती है ये 21वीं सदी है, यहाँ लोग इंटरनेट IT पे पता नहीं एक सेकंड में क्या क्या कर जाते हैं। जज्बाती नहीं था फैसला, वो मैंने देखा और उसके बाद मेरी सोच तब्दील हुई। जाहिर है कि मैं अकेला एक घर में बैठा सोचता रहा और जब एक हुआ तो मैंने फिर छोड़ दिया।